जो उसी गांव में है नमस्कार। आज कोरोना काल के बाद भारतीय भाषा आंदोलन के साथी यहाँ पे एक साथ मिले। सरकार द्वारा दिए गए मार्गदर्शन के बाद भारतीय भाषा आंदोलन ये कोरोना काल के बाद हमेशा प्रतिदिन प्रधानमंत्री के ट्विटर से लेकर उनके फेसबुक पर भारतीय भाषा आंदोलन का एक ज्ञापन प्रेषित करती है, जो आंदोलन पहले लंबे समय तक चला था। आज चर्चा में हैं हमारे साथ भारतीय भाषा आंदोलन के कोषाध्यक्ष सुनील कुमार सिंह, ये बिहार से हैं, और अनिल कुमार पंत, ये समाज सेवी हैं। और इस चर्चा में आज भाग लेंगे तो हमारे बीच सुनील कुमार सिंह, जो 2013 के बाद भारतीय भाषा आंदोलन में जुड़े, और जब ये धरना जंतर मंतर पे चलता था और उसके बाद जंतर मंतर से हटाया गया हरित प्राधिकरण के आड़ में, तो आज कोरोना काल के बाद पहली बार यहाँ पे इस पे चर्चा करने के लिए एकत्रित हुए सुनील कुमार सिंह और अनिल कुमार पंत। हम बात शुरू करते हैं सुनील कुमार सिंह से। सुनील कुमार जी, ये भाषा आंदोलन के बारे में आपके क्या विचार हैं, क्या लग रहा है आपको? अब तो मोदी की सरकार आ चुकी है रावत जी, और भारतीय भाषा आंदोलन मेरे हिसाब से मैं भी करीब 5-6 साल रहा इसके अंदर। और अब सरकार को ये चाहिए था कि इस भारतीय भाषा आंदोलन को भी वो भारतीय भाषाओं को लागू करे, क्योंकि बड़ी लंबी लड़ाई आपने भी लड़ी है, हमने भी 2-4-5 साल इसमें अपना समय दिया है। तो मोदी सरकार से बहुत उम्मीद है। अब करते हैं या नहीं करते हैं ये सरकार के ऊपर निर्भर करता है, लेकिन मैं तो यही चाहूँगा कि भारतीय भाषा को वो लागू करे। और जहाँ तक सुनील कुमार जी, आपको ही नहीं पूरे देश को उम्मीद थी। हाँ बिल्कुल, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस द्वारा समर्थित पार्टी है, संरक्षित पार्टी है जनसंघ काल से ही, वो भारतीय संस्कृति, भारतीय भाषा और भारतीय संस्कृति के स्वयंभू पुरोधा बताता। बिल्कुल। तो आज जो स्थिति आ गई है, 6 साल हो गए मोदी सरकार को सत्तासीन हुई, 6-7 साल हो गए, और मोदी जी कहते थे राष्ट्र के स्वाभिमान की बात, भारतीय संस्कृति की बात। तो भारतीय संस्कृति तब तक नहीं बच सकती जब भारतीय भाषाएं जब तक नहीं बचेगी। होना तो ये चाहिए था अंग्रेजों के जाने के बाद तुरंत इस देश में भारतीय भाषाएं लागू होती, जैसे टर्की में कमाल पाशा ने किया, इजराइल में हिब्रू भाषा आसिन की, चीन में चाइना भाषा है, और संयुक्त राष्ट्र संघ में कम से कम आधा दर्जन भाषाएं जो शासित करती है, यूरोपीय यूनियन में भी आधा दर्जन के करीब भाषाएं तकनीकी ज्ञान है। परंतु इस देश में अंग्रेजी गुलामी से इतने मानसिक रूप से गुलाम हो गए, इस देश में शिक्षा, रोजगार, न्याय, शासन, सब पे अंग्रेजी मठाधीशों का कब्जा है। जो लॉर्ड मैकाले ने इस देश में अंग्रेजियत को लागू करने के लिए 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लागू किया था, वो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट नई शिक्षा नीति आने के बाद भी ज्यों की त्यों बनी है। अब अनिल पंत जी बताएंगे इस बारे में कि अनिल पंत जी, आप लंबे समय तक भारतीय भाषा आंदोलन में रहे, आप प्रधानमंत्री कार्यालय में सुनील कुमार जी और अनिल कुमार पंत ऐसे 2 शख्सियत हैं जो लंबे समय तक जंतर मंतर, जो भारतीय भाषा आंदोलन का एक महत्वपूर्ण अभियान रहा, जो भारतीय भाषा आंदोलन देश की लोकशाही पे मोदी सरकार ने कुठाराघात किया कि जंतर मंतर पे हरित प्राधिकरण की आड़ में जो वहाँ से धरना प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाया। आज भले ही किसान आंदोलन के नाम पे ये कह रहे हैं, तमाम विपक्षी दल कह रहे हैं कि लोकशाही पे कुठाराघात हो गया, परंतु असली कुठाराघात तब हुआ कि जब जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और बाद में जब सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर रोक लगाई तो उसके बाद भी ये कहा गया कि यहाँ पे हर दिन धरना नहीं कर सकते, और उसी के आड़ में भारतीय भाषा आंदोलन सहित देश के अनेक लोकतांत्रिक धरने वालों को वहाँ से खदेड़ दिया गया। तो इसके बाद भारतीय भाषा आंदोलन ने एक काट निकाली कि प्रतिदिन जंतर मंतर से प्रधानमंत्री आवास तक कार्य दिवस पर पद यात्रा करते हुए उन्हें ज्ञापन सौंपने का काम किया, जिससे प्रधानमंत्री कार्यालय के लोग भी, अधिकारी भी बहुत हैरान हो गए कि आखिर ये कौन सा धरना चल रहा है जो हमेशा आ रहा है, कह रहे हैं कि आज भी भारत गुलाम है। ऐसा कौन से लोग हैं कि तमाम भारतीय भाषा के साहित्यकार, बुद्धिजीवी,
पत्रकार, राजनेता जो भारतीय भाषाओं में खाते हैं, लेते हैं रंगकर्मी, वो भारतीय भाषाओं के बारे में नहीं बोल रहे हैं, वो केवल अपने सम्मान और उसी में खोए हुए हैं। पर ये कौन से लोग हैं जो कह रहे हैं कि देश को अंग्रेजी का गुलाम बनाए? तो अनिल पंत जी भी उसमें थे और वहाँ पे प्रधानमंत्री कार्यालय में निरंतर ज्ञापन देने वाले कार्य दिवस पे। तो ये कोरोना काल तक चला। अनिल पंत जी, इस आंदोलन के बारे में और यह आपको क्या लगता है कि ये कैसे स्वीकार होगा? ये जब तक जन आंदोलन नहीं बनेगा तब तक स्वीकार नहीं होगा। खुद जो मोदी सरकार, जैसा आपने खुद कहा आरएसएस की हुआ है, आज केंद्रीकरण की बात है, लेकिन ये जो और भारतीय भाषाएं साउथ के दक्षिण भारत के अंदर वहाँ बहुत अच्छी वो करते हैं, अपने बहुत तरक्की कर रही भाषा, चाहे केरला हो, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, इधर महाराष्ट्र के अंदर हो, वहाँ बहुत मौजूद आंदोलन है भाषा के अंदर। ये खाली उत्तर भारत के अंदर बहुत ज़्यादा अंग्रेजी का राज है, क्योंकि शिक्षा व्यवस्था के कारण यहाँ पिछड़ा रहा, इसलिए इनको हीनता की भावना लगता है कि उत्तर भारत के लोगों की हीनता की भावना है। अंग्रेजी नहीं सीखेंगे, टाई नहीं लगाएंगे, ये हेलो नहीं बोलेंगे, अगर पैंट नहीं पहनेंगे, टाई नहीं, तो हम गुलामी की मानसिकता है। और हमारे लोगों को जागना पड़ता है। मेन होता माटी से माँ दूध बोली, अपनी मातृभूमि हो गई, माँ हो गई, तीन चीज़ होती हैं मेन, मातृभाषा, अपनी माँ बोली और अपनी मट्टी जो मातृ जो जिसमें जन्म लेते हैं, वही हमारी तीन चीज़ होती है मेन। उसी से देश बनता है, उसी से हमारी माँ गाँव से। और जैसा भी किसान आंदोलन का आज अचानक नहीं हुआ, पूरे देश के लिए किसान आंदोलन लड़ रहे हैं किसान लोग। पूरे पहली बार दुनिया के अंदर ऐसा आंदोलन हो रहा है कि जो खेती बचाने के लिए, खेत रहेगा तभी देश रहेगा, क्योंकि अगर सूखा पड़ता है तभी किसान होता है बेचारा, वो वेट करता है, खेत में जरूर जाता है, चाहे कुछ ना हो, लेकिन अपने बारिश की ओर देखता है, अपने खेत में बीज बोने का काम करता है। अगर खेत खलिहान के कारण देश सकता है। चौधरी चरण सिंह का कल जन्म तिथि थी, 118वीं। उन्होंने भी कहा था कि हमारे गाँव तरक्की का रास्ता गाँव से निकलता है। जो गाँव स्मार्ट सिटी की बात मैंने पहले भी कहा था कि स्मार्ट बनाना देश को, तो गाँव को स्मार्ट बनाओ। शहरीकरण से क्या समस्या पैदा होती है, शहर में बसाना, फिर बिजली हो, नाली हो, सीवर समस्या हो, ट्रांसपोर्ट हो। इसलिए हमारा शहरीकरण के कारण अगर शहर जिंदा रहेंगे तो हमारी बोली भाषा रहेगी, चाहे आप लोकल बहुत सही बात कही पंत जी आपने। गांधी जी भी कहते थे कि, और ये भी एक दर्शन था कि अगर भारत की आत्मा कहीं बसती है तो गाँव में बसती है। आपने भी सही कहा, जन आंदोलन से बसती है। हमने इसका प्रयास भी किया था। हम यहाँ दिल्ली के आसपास के तमाम जो क्षेत्र है उसमें जाट गुज्जर बाहुल्य क्षेत्रों का है, हमने दिल्ली देहात के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया था। पर लेकिन आम लोग जाति के, क्षेत्र के और निहित स्वार्थ, दलीय स्वार्थों में बंधे होते हैं। आम देश के हितों के बारे में राजनीतिक पार्टियां ही नहीं, सामाजिक संगठनों में भी उपेक्षा का भाव है। तो आपने बिल्कुल सही कहा। हम ये देख रहे हैं कि किसान आंदोलन इतने हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में दिल्ली को चारों तरफ से घेर दिया। अब सरकारें इतनी हठ धर्मिता पे उतर आती है कि वो दलीय हित और अपने नाक के सवाल को बनाकर जनता की बातें सुन लेनी चाहिए। होता तो लोकतंत्र में यह है कि जन के हित के लिए, देश के हित के लिए कानून बनने चाहिए, पर लेकिन ऐसी परिपाटी बन चुकी है कि केवल अपनी नाक के, अपने हितों के लिए कानून बनाए जाए। अब जनता इतना आंदोलन में करे और कोई सुने ना। यहाँ इस देश में अंग्रेजी को बनाने के लिए न्यायपालिका में बहुत बड़ी लॉबी है, जो पूरे नीचे से कोट पैंट वाला गिरोह जो है वो पूरा बना हुआ है। दूसरी तरफ ये विद्यालयों का जो ये गिरोह जो है, ये क्या विद्यालय कहते हैं, अंग्रेजी विद्यालय, पूरा सर्वोच्च न्यायालय ने जिस प्रकार से वहाँ फैसला, कर्नाटक में फैसले दिए, उन्होंने प्राथमिक शिक्षा में कन्नड़ भाषा में करना, वहाँ फैसला ही पलट दिया। कहा कि बच्चों को भाषा चुनने का दिया। और तुम अंग्रेजी को किसने कहा था कि यहाँ इस देश में थोपो? तो इस प्रकार की बात है। इस देश में न न्याय भारतीय भाषाओं में मिलता है, न रोजगार मिलता है, न शासन मिलता है। हम ये कह रहे हैं जिस प्रकार से संसार के तमाम देशों में, रूस, चीन, जापान, फ्रांस, जर्मन से लेकर इजराइल, टर्की तक अपनी भाषाओं में सब कुछ मिलता है, तो भारत में क्यों नहीं मिल रहा? जब भारत अपनी भाषाओं में सोने की चिड़िया था, भारत अपने उसमें ज्ञान विज्ञान में विश्व गुरु था, तो आज क्या कारण हो गया है कि हम अंग्रेजी का वो ढो रहे हैं? और खासकर उन्होंने अंग्रेजों की, जिन्होंने संसार में केवल लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया, लाखों भारतीयों का कत्लेआम किया और ये इस देश के अरबों की संपत्ति लूट कर यूरोप का विकास किया। तो ऐसे उसमें हमारा यह है कि अगर देश की जनता और सामाजिक संगठन जागें अपनी भाषा के लिए, अपने समाज के लिए, देश के साहित्यकार केवल मंच, माइक, माला और पदों के लिए वो हैं,
देश के राजनेता भारतीय भाषाओं में वोट मांगते हैं, जनादेश, और देते नहीं। तो पंत जी और सुनील जी जो तमाम भारतीय भाषाओं के समर्थक पूरे देश में हैं, जो केवल भारतीय भाषा, उन्हें जब तक नहीं होगा भारतीय भाषा, जब तक रोजगार और शासन की भाषा नहीं बनेगी तब तक उसे वो स्थापित नहीं होगी। और इसे स्थापित करने के लिए हमें एक प्रयास करना होगा इन राजनीतिक दलों को, जब तक ये इनके या तो इतना बड़ा जन आंदोलन हो या इनकी इच्छा हो, दो ही चीज़ों से होता है। तो इस दो चीज़ों के लिए, क्योंकि यहाँ उत्तर भारत, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्व पश्चिम थोपना, भाषा थोपी नहीं, केवल हम ये कह रहे हैं जब इतने प्रतिशत, 1%, 2% अंग्रेजी पूरे देश में क्यों थोपी जा रही। प्रांतों की भाषाओं में राजकाज होना चाहिए, शासन होना चाहिए, रोजगार मिलना चाहिए। किसी भी प्रांत में दूसरी भाषा थोपे ना उस प्रदेश की भाषा में मिले तो इससे लोकतंत्र मजबूत होगा। और जो आरक्षण की बात है, दलीय ये आरक्षण दिया जाता है, पिछड़े दलित उपेक्षित समाज को दिया जाता है, वंचित समाज को दिया जाता है। ये आरक्षण तब तक कारगर नहीं होगा जब भारतीय भाषा में, उनकी भाषा में उन्हें रोजगार नहीं मिलेगा, न्याय नहीं। आज इसी कारण चंद दलित और उपेक्षित अन्य समाज में भी चंद लोगों, मुट्ठी भर लोग ही इस आरक्षण का फायदा उठाते हैं, आम समाज नहीं उठाता है। ये तब तक कारगर नहीं होगा जब तक भारतीय भाषाओं में राजकाज नहीं होगा। इसी चर्चा को आगे बढ़ाते रहेंगे। आप सबका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।